भारत में मेजॉरिटी लोगों का सपना है कि मेरा अपना एक घर हो। मगर प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपना एक घर बनाने में। और अगर इस घर को कुछ हो गया, मतलब इसमें अगर आग लग गई या चोरी हो गई या भूकंप में कुछ नुकसान हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन हम जैसा चाहते हैं लाइफ हमेशा वैसी तो नहीं चलती। लास्ट कुछ हफ्तों में हमने घरों में आग लगने के कितने सारे केसेस देखे हैं न्यूज़ में। बंगाल के कोस्टल एरिया में साइक्लोन आने से 29,000 घर डैमेज हो गए। और इंडिया के कोस्टल एरियाज में हर साल ऐसा कुछ ना कुछ होता है। अब बारिशें आने वाली हैं तो सुनने में आएगा कि ज़मीन धंस रही है, घर गिर रहे हैं। और ये सिर्फ पहाड़ों में नहीं हो रहा, सिटीज़ में भी सिंक होल्स बन रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज बोलती है कि आपकी घर की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए आपको होम इंश्योरेंस लेना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है कि क्या सच में एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे इन सभी रिस्क से फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकती है? आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इंडिया में हमें सही में होम इंश्योरेंस की ज़रूरत है, होम इंश्योरेंस आता कितने का है और क्या इस पर खर्चा करना जेन्युइनली वर्थ है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि होम इंश्योरेंस होता क्या है, होम लोन इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, होम इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, आपके घर की और घर के सामान की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड होता है और क्या एक्सक्लूडेड होता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर क्लेम करना पड़ा तो आपको कितना पैसा मिलेगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट मी टेल यू कि आज के वीडियो पार्टनर्स हैं policybazaar.com। You can save up to 25% on comparison of different insurance premium quotes on policybazaar.com। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करने में काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी सारा रीडिंग मटेरियल मिला। प्लस उनके ऑन कॉल रिलेशनशिप मैनेजर ने होम इंश्योरेंस को लेके मेरे काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए। बट मोर अबाउट देम अ बिट लेटर। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि होम इंश्योरेंस है क्या। होम इंश्योरेंस, जिसको हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके घर को और घर के अंदर के सामान को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अब ये रिस्क कैसे हो सकते हैं? रिस्क हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड या फायर, या मैन मेड डेंजर्स जैसे चोरी, दंगे या आग। किसी भी ऐसे हादसे के केस में होम इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन देती है अप टू योर सम अश्योर्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस टाइप का होम इंश्योरेंस लिया है, उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है और उसकी कंडीशंस क्या है। बट बेसिकली अगर आपके पास होम इंश्योरेंस है तो ऐसे किसी भी बड़े हादसे के बाद में आपका घर फिर से सेटल करने में, अपनी लाइफ फिर से शुरू करने में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में इतना रिस्क है जो हमको होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत हो? अब इंटरेस्टिंगली फ्रांस में होम इंश्योरेंस करवाना मैंडेटरी है। यूएसए में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 88% लोग होम इंश्योरेंस करवाते हैं। बट भारत में हम लोगों की नज़र उतार लेते हैं, हम घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा लेते हैं और हमको लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, हमको किसी होम इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार भारत का भी डेटा देख लेते हैं। इंडिया रिस्क सर्वे 2018 के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक्स थर्ड इन फायर इंसिडेंट्स इन दी वर्ल्ड। इसमें भी नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में फायर इंसिडेंट्स के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में फायर इंसिडेंट्स के 7,500 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें 7,400 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। इसमें भी 50% से ज़्यादा डेथ केसेस रेसिडेंशियल यूनिट्स में हुए थे। एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 में घरों में चोरी, घुसपैठ और लूटमार के ऑलमोस्ट 2,80,000 केसेस रजिस्टर हुए थे। मतलब भारत में हर 2 मिनट में ऐसा कोई हादसा होता है। एज पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का ऑलमोस्ट 59% एरिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक, 8% टू साइक्लोन्स, 12% टू फ्लड एंड 15% टू लैंडस्लाइड्स। बट क्या एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे इन सभी डिफरेंट रिस्क के अगेंस्ट कवर कर सकती है? तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब होम इंश्योरेंस पॉलिसीज ब्रॉडली 3 कैटेगरीज की हो सकती हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर इंश्योरेंस। इसमें आपके घर का स्ट्रक्चर कवर होता है, जिसमें आता है आपकी घर की फ्लोरिंग, दीवारें, छत और बाकी सभी परमानेंट फिक्सचर। नेक्स्ट आता है कंटेंट इंश्योरेंस। इसमें कवर होता है आपके घर के अंदर का सामान जैसे फर्नीचर, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बाकी सभी महंगी चीज़ें अगेंस्ट थेफ्ट, डैमेजेस और लॉस। अब कंटेंट इंश्योरेंस भी काफ़ी अलग टाइप के हो सकते हैं।
कहीं पे थेफ्ट कवर्ड होगा तो कहीं पे थेफ्ट के लिए आपको अलग से एड ऑन पॉलिसी लेनी होगी। ज्वेलरी अगर आपको कवर करनी है तो उसके लिए शायद एड ऑन लेना होगा। डैमेजेस कब क्लेम कर सकते हैं इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली जब भी आप कंटेंट इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि उसमें क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। कुछ बेसिक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स को मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि कंटेंट इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये बेसिकली आपको कवर देता है इन केस अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी को कोई इंजरी हो गई या जब आपके घर पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से किसी और की प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज हो गया तो उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब बेसिकली सभी होम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। अब जब भी आप होम इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना चाहिए कि आपको उस पॉलिसी से चाहिए क्या, और फिर आपको स्टडी करना चाहिए कि ये डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आइडियल सिनेरियो में किसको किस टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली एक होम ओनर जिसने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है, इतने प्यार से अपना घर सजाया है, उसको आइडियली होम इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकेंडली बहुत बार होम लोन कंपनीज इंसिस्ट करती हैं कि आप होम इंश्योरेंस करवाओ। यहाँ पे आपको समझना होगा कि होम लोन इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस दो अलग चीज़ें हैं। होम लोन इंश्योरेंस में जिसने होम लोन लिया है अगर उसकी डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा होम लोन सेटल कर देगी। मतलब उसके बीवी बच्चों को आगे फ्यूचर में कोई भी ईएमआई पे करने की ज़रूरत नहीं है और घर फिर भी उन्हीं का रहेगा। लेकिन होम इंश्योरेंस के केस में अगर आपके घर को कुछ डैमेज हो गया, लेट्स से आपके घर में आग लग गई या भूकंप से उसमें कुछ नुकसान हो गया, तो होम इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी कि आप अपने घर को रिपेयर कर सको। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने होम लोन पे घर खरीदा है और उस घर के अंदर आग लग गई और आपका काफ़ी सारा नुकसान हो गया। तो जिस कंपनी से आपने होम लोन लिया है वो तो आपको इंसिस्ट करेगी कि आपको मेरी ईएमआई टाइम से देनी होगी, और इसीलिए वो बोलते हैं कि आप होम इंश्योरेंस कराओ ताकि होम इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके पूरे घर के रिपेयर का पैसा दे दे और आप उनकी ईएमआई टाइम से पे कर सको, जो लॉजिकल भी है। तो जब भी कोई होम लोन लेता है तो उसको आइडियली होम लोन इंश्योरेंस के साथ में होम इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। नेक्स्ट, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको स्ट्रक्चर इंश्योरेंस की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपने सामान का इंश्योरेंस तो करवा सकते हैं, और इसीलिए वो एक रेंटर्स इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिसके अंदर उनका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। फाइनली जो लोग रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं उनको लायबिलिटी इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए ताकि उनके घर पे काम करते हुए अगर किसी को कोई चोट लग गई या उनके घर पे काम होने की वजह से किसी और की प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज हो गया तो वो कवर्ड होगा। अब होम इंश्योरेंस को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि एक जेनरिक पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड होता है और क्या एक्सक्लूडेड। शुरू करते हैं स्ट्रक्चर और कंटेंट इंश्योरेंस से। आप इन पॉलिसीज़ को अच्छे से समझने के लिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जा सकते हो, या बेटर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली पॉलिसी बाजार के होम इंश्योरेंस से रिलेटेड पेज पे पहुंच जाओगे। मुझे पॉलिसी बाजार का इंटरफेस, उसके स्टेप्स और उसका प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल लगा, इसीलिए मैंने पॉलिसी बाजार की वेबसाइट यूज़ की है। यहाँ पे मैंने अपना नाम, नंबर और सिटी एंटर कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे घर की वैल्यू कितनी है और मैं कितनी वैल्यू तक का अपना सामान इंश्योर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखिए, घर की करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक कॉमन मिस्टेक जो मेजॉरिटी लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने घर की करंट मार्केट प्राइस को अपने घर की वैल्यू समझते हैं, जो गलत है। इससे आपका सिर्फ प्रीमियम ज़्यादा आता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि घर की कॉस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला ज़मीन की कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर इंश्योरेंस के लिए हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंसिडर करते हैं। लेट्स से आपके घर को कुछ डैमेज हो गया तो ज़मीन तो वही रहेगी, सिर्फ आपको घर दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना होगा, और इसीलिए हम ज़मीन की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करने में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर में आपको किन चीज़ों को इंक्लूड करना होगा। स्ट्रक्चर में आता है आपके घर की फ्लोरिंग, दीवारें, उन पे लगा हुआ पेंट, छत, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पाइपिंग, किचन स्लैब, मॉड्यूलर किचन, बाथ फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर, दीवारों में बने हुए वार्डरोब्स, बेसिकली हर वो चीज़ जो स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अब इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लेना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और आपने अपने घर में कितना काम करवाया है।
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर स्क्वायर फीट रेट ऑन दी कारपेट एरिया। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको कारपेट एरिया कंसिडर करना है, सुपर बिल्टअप एरिया नहीं। देखिए सुपर बिल्टअप एरिया में आपके घर के बाहर का एरिया भी ऐड हो जाता है, इसीलिए हम सिर्फ कारपेट एरिया काउंट करेंगे या फिर एट मैक्स यूजेबल एरिया कंसिडर कर सकते हैं। आपकी बिल्डिंग अगर काफ़ी पुरानी है तो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगा। अगर आपकी बिल्डिंग नई है, माई वन कंस्ट्रक्शन है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। प्लस अगर आपने अपने घर पे कुछ एडिशनल काम करवाया है तो आप पर स्क्वायर फीट रेट के ऊपर एडिशनल 5-10 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने घर में कितना काम करवाया है। लेकिन अभी फिर से घूम के हमारा क्वेश्चन वही है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लेना चाहिए। अब रियलिटी तो ये है कि एक नॉर्मल आदमी को कोई आइडिया नहीं है कि आज की डेट में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना चल रहा है। प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर साल बढ़ता भी रहता है। तो इसका बेटर तरीका ये है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की एक लमसम वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश करें। इसका सबसे इजी तरीका है कि अगर आपने होम लोन लिया है तो आप होम लोन के अमाउंट को ही अपना सम अश्योर्ड बना लीजिए। इससे बैंक की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और ये एक सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो क्या होगा? तो इस केस में आप अपने घर के करंट मार्केट प्राइस का 40 to 60% एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अज्यूम कर सकते हो। इसमें अजम्पशन ये है कि बाकी की कॉस्ट ज़मीन की होगी। घर जितना प्राइम लोकेशन पे होगा उतना ही ज़्यादा लैंड कॉस्ट आपको अज्यूम करना होगा। बट ये बहुत ही हैंड वेविंग तरीका है घर की वैल्यू फिगर आउट करने का। घर की वैल्यू पता करने का एक और सिंपल और बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे पॉलिसी बाजार के चैट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हो, या आप पॉलिसी बाजार के रिलेशनशिप मैनेजर के साथ एक कॉल सेटअप कर सकते हो और वो फ़ोन पे आपको गाइड कर देंगे कि आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लेना चाहिए। सो नाउ लेट्स से अगर मेरे घर का कारपेट एरिया 1100 स्क्वायर फीट का है और मैं 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अज्यूम कर लूँ तो मेरे घर की वैल्यू 44 लाख पे आती है। प्लस मैंने अपने घर में काफ़ी काम करवाया है तो मैं एडिशनल 6 लाख रुपये ऐड कर देता हूँ, तो मेरे स्ट्रक्चर की वैल्यू आ गई 50 लाख रुपीज़ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कंटेंट में क्या इंक्लूड करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी। कंटेंट में हर वो चीज़ आएगी जो आपके घर में है और जो फिक्स नहीं है, मतलब मूवेबल है, लेकिन आप उसको अपने घर से बाहर नहीं लेके जाते। कंटेंट एस्टिमेट करने का सबसे इजी तरीका है कि आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहला पार्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर जैसे सोफ़ा, बेड, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, डाइनिंग टेबल, बेसिकली सारा लकड़ी का काम। फिक्सचर्स में आएगा सैनिटरी वेयर, किचन सिंक, बाथ फिटिंग्स। बट इनमें से काफ़ी सारे फिक्सचर्स स्ट्रक्चर इंश्योरेंस में भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर इंश्योरेंस लिया है तो इनमें से कुछ चीज़ों को आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपके फिक्सचर्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं तो आप उनको अलग से कंटेंट इंश्योरेंस में भी इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आपके सभी अप्लायंसेस। इनमें सिर्फ लैपटॉप और आपका मोबाइल फ़ोन इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइसेस में आते हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनको आप रेगुलरली घर के बाहर लेके जाते हो। अगर डेस्कटॉप है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है अदर्स की, जिसमें आपके बाकी सारी महंगी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। अगर आप ज्वेलरी को इंश्योर कराना चाहते हो या कोई महंगी पेंटिंग्स को इंश्योर कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से एड ऑन कवर लेना होगा। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड कवर में इंक्लूड नहीं होती। तो अब हमारे कंटेंट की लिस्ट बन गई। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी रिसिप्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है कि मोटा मोटा मेरा सारा सामान इतने अमाउंट का है। तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है। आपके पास आज जो भी सामान है, अगर आज उसको आप मार्केट में ख़रीदने जाओगे, सेम मेक सेम मॉडल, तो उसकी क्या कॉस्ट है वही आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। तो लेट्स अज्यूम मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स 5 लाख रुपए के हैं और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 5 लाख रुपए के हैं, तो मैं यहाँ पे कंटेंट के अंदर 10 लाख रुपए लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर 2 चीज़ें हैं। आप अपना टेन्योर और बिल्डिंग की एज सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स से मैंने अभी जस्ट नया घर खरीदा है एंड इट इज़ लेस देन 5 ईयर्स, और पॉलिसी टर्म थोड़ा लंबा लेते हैं, अराउंड 10 ईयर्स का। अब यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ लिस्ट आउट हो गई हैं। ओके, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं टू सेलेक्ट फ्रॉम। जो मैंने डिटेल से एंटर किए थे उसके बेसिस पे मेरा प्रीमियम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 106 रुपीज़ पर मंथ और मैक्सिमम रेंजेस ऑफ 220 रुपीज़ पर मंथ। मतलब 10 साल का वन टाइम प्रीमियम इज़ अराउंड 12,700 से 26,400 के बीच, और ये सारे प्रीमियम इंक्लूडिंग GST है।
बट मेजरली सभी पॉलिसीज़ 13 से 15,000 के बीच हैं। अब 50 लाख के स्ट्रक्चर और 10 लाख के कंटेंट इंश्योरेंस के लिए 12 से 15,000 का वन टाइम प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर 15,000 के खर्चे में मेरे नए घर और मेरे सामान को 10 साल के लिए कवर मिल जाता है तो ये बहुत ही सही ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर पॉलिसी बाजार मुझे ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आई कैन सेव अप टू 25% बाय क्लिकिंग हियर। ओके, अगर मैं लंबा कवर लेता हूँ, 20 साल का कवर लेता हूँ, तो आई कैन सेव एडिशनल 25%, विच ऑफ कोर्स मेक्स मोर सेंस। बट अभी एग्जाम्पल के लिए आई विल कंटिन्यू विथ 10 ईयर्स ऑफ कवर। यहाँ पे लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, ये जो प्रीमियम मुझे आज दिखाई दे रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इनपुट्स दैट आई हैव गिवन। दैट इज़ कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्या टेन्योर है, क्या वैल्यू मैंने ली है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आज इंश्योरेंस एज अ इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ क्या है और कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ क्या है। कल फ्यूचर में अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कंपनीज़ की स्ट्रैटेजी चेंज होती है, तो ऑफकोर्स ये प्रीमियम भी चेंज होगा। तो आज ये जो प्रीमियम दिख रहा है आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम नहीं कर सकते। जब भी आप होम इंश्योरेंस लेने की सोचोगे तब आपको अपनी रिसर्च एक बार फिर से करनी होगी और आके अपना प्रीमियम फिर से एक बार कैलकुलेट करना होगा। नाउ कमिंग बैक टू द इंश्योरेंस पॉलिसीज़, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मेजॉरिटी पॉलिसीज़ में 19 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। कुछ पॉलिसीज़ में कुछ एड ऑन्स पेड हैं, कहीं पे एड ऑन्स फ्री हैं और कहीं पे कोई एड ऑन्स भी नहीं है। यहाँ पे हम इन सारी पॉलिसीज़ को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। आज हमारे रेफरेंस के लिए हम एक ऐसी पॉलिसी लेते हैं जहाँ पे एड ऑन्स की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है। फायर से हुआ नुकसान कवर होगा। अगर घर में कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, आग लग जाती है ड्यू टू गैस लीकेज या शॉर्ट सर्किट, तो वो कवर होगा। इन केस आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाती है या एक्सप्लोजन हो जाता है जिसके इम्पैक्ट से आपके घर को कोई नुकसान हो जाता है, तो वो भी कवर्ड है। लाइटनिंग, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, साइक्लोन, मतलब सभी टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज से होने वाला डैमेज कवर्ड होगा। दंगे, टेररिज्म, वाटर टैंक का फटना, स्प्रिंकलर्स में लीकेज, ये सब भी कवर्ड है। घर डैमेज हो जाने के बाद में मलबा हटाने का खर्चा और किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से कंसल्टेशन के एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं, लेकिन इन पे अपर लिमिट है। यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट है जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे। पहला, जब तक आपका घर ठीक होता है तब तक आपको कहीं पे रेंट पे रहना होगा, तो उसके एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। इसमें एक और एड ऑन आता है जहाँ पे अगर आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ था और आपको लॉस ऑफ रेंट हो रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप मल्टी ईयर पॉलिसी लेते हो, मतलब 5-10 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो, तो आपका सम अश्योर्ड हर साल 10% से बढ़ा दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है क्योंकि हर साल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बढ़ेगा और इसको कवर करने के लिए आपकी पॉलिसी का सम अश्योर्ड भी 10% से हर साल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन प्रीमियम सेम ही रहेगा। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और फाइनली आपको वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस मिलता है, मतलब अगर आपका लॉस आपके सम इंश्योर्ड से कम है तो आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। किसी दूसरी कंट्री से वॉर या सिविल वॉर या न्यूक्लियर अटैक की वजह से अगर आपके घर को कोई डैमेज हो जाता है तो वो कवर्ड नहीं होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ओवर हीटिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो जाता है तो वो कवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो उससे हुआ डैमेज वो कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में नॉर्मल वेयर एंड टेयर कवर नहीं होगा, मतलब नॉर्मल यूजेज की वजह से अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया या फिर पूरा अप्लायंस ही ख़राब हो गया या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से अप्लायंस ख़राब हो गया तो ये कवर्ड नहीं होगा। इसको कवर कराने के लिए आपको एक और रिस्क पॉलिसी लेनी होगी। अगर आप शॉर्ट सर्किट से होने वाले डैमेजेस को या एक्सीडेंटल डैमेजेस को भी कवर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑल रिस्क पॉलिसी लेनी होगी। एक्सीडेंटल डैमेजेस का मतलब है कि लेट्स से घर पे खेलते हुए बच्चे से टीवी टूट गया, तो ये एक एक्सीडेंटल डैमेज है, तो ये इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होगा। इस पॉलिसी में आपके पोर्टेबल डिवाइसेस, मतलब मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये भी कवर्ड नहीं होंगे। ऐसे डिवाइसेस जो आप घर से बाहर लेके जा सकते हो और रेगुलरली लेके जाते हो, वो डिवाइसेस कवर्ड नहीं होंगे। यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपके कपड़े भी कवर्ड नहीं होंगे। एक एक्सक्लूजन जो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल है वो है कि अगर बिल्डर के ख़राब कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके घर को कोई नुकसान हो गया, जैसे अभी रिसेंटली गुड़गांव में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, तो ऐसे केस में आपकी पॉलिसी कवर प्रोवाइड नहीं करेगी।
अगर आपने जो कारपेट एरिया मेंशन किया है उससे 10% से ज़्यादा का वेरिएशन हुआ तो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपके घर में किसी को चोट लग गई या आपके घर में काम की वजह से किसी का नुकसान हो गया तो वो भी कवर्ड नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से एक एड ऑन लाइबिलिटी कवर लेना होगा। इस पॉलिसी में सिर्फ वही थेफ्ट कवर्ड होगा जो किसी डैमेज के 7 दिनों के अंदर हुआ होगा। मतलब लेट्स से आपके घर की दीवार गिर गई और दीवार गिरने के 7 दिनों के अंदर उस दीवार गिरने की वजह से कोई चोरी हो गई तो वो कवर्ड होगा। अदरवाइज इस पॉलिसी में थेफ्ट और बर्गलरी इंक्लूडेड नहीं है। इसके लिए आपको अलग से कवर लेना होगा। बर्गलरी कवर में आप अपनी ज्वेलरी भी इंक्लूड करवा सकते हैं। देखिए, बर्गलरी कवर 1 साल का होता है और इसका एवरेज एनुअल प्रीमियम अराउंड 100 रुपये से 150 रुपये पर लाख की रेंज में आता है। अगर मैं इसी सेम एग्जाम्पल में अपने 10 लाख के सामान के साथ में 2 लाख रुपये की ज्वेलरी एडिशनली इंश्योर कराऊँ तो मेरा एवरेज एनुअल प्रीमियम अराउंड 1500 की रेंज में आएगा। अब ये एड ऑन कवर्स के लिए पॉलिसी बाजार के रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको गाइड कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। नाउ कमिंग बैक टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे मुझे एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी है वो है कि यहाँ पे हर पॉलिसी की वर्डिंग्स दी हुई है। मतलब मैं कोई भी पॉलिसी खरीदने के पहले उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स चेक कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अब डिस्कस करते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको क्लेम में क्या मिलेगा। लेट्स से अगर आपके स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्वेयर आएगा, वो चेक करेगा कि आपके घर को फिर से ठीक करने में, पूरी तरीके से रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा और उसके बेसिस पे वो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्रूव करेगा। कंटेंट के केस में जिस भी सामान का टोटल लॉस हुआ है, पार्शियल डैमेज नहीं, टोटल लॉस हुआ है, उसी सेम सामान को अगर हम आज मार्केट में खरीदने जाते हैं, सेम मेक सेम मॉडल के आइटम को अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, हमको क्लेम में वही अमाउंट मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कवर एलोकेटेड बाय द इंश्योरर फॉर डैमेज ऑफ कंटेंट। मतलब अगर आपके पास एक डबल डोर का फ्रिज था और वो आग में पूरी तरीके से जल गया, टोटल लॉस हो गया, तो अगर आज हमें सेम फ्रिज को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी वही वैल्यू आपको क्लेम में मिलेगी। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको आपका पूरा सम अश्योर्ड नहीं मिलेगा, आपको बस उस फ्रिज की वैल्यू मिलेगी। अगर आपका सम अश्योर्ड उस फ्रिज की वैल्यू से कम है तो आपको मैक्सिमम आपका सम अश्योर्ड ही मिलेगा। अब ये इंश्योरेंस मैंने 10 साल के लिए ली थी, तो क्लेम करने के बाद में इस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी अमाउंट बच गया वो इसके पॉलिसी टर्म तक कंटिन्यू रहेगा। मतलब लेट्स से मैंने 10 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए इंश्योरेंस किया था। अब मेरे घर में आग लग गई और 5 लाख के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गए, तो मेरे को 5 लाख का क्लेम मिल गया और जो बचे हुए 5 लाख हैं वो इस पूरे पॉलिसी टर्म के एंड तक कंटिन्यू रहेंगे। मतलब मेरी पॉलिसी 5 लाख रुपए के लिए वैलिड रहेगी। यहाँ पे क्लेम प्रोसेस को लेके पॉलिसी बाजार की एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो है सर्विस सपोर्ट। पॉलिसी बाजार आपको क्लेम सपोर्ट के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करता है जो आपको पूरे क्लेम प्रोसेस में हेल्प करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट होम इंश्योरेंस इन अ नटशेल। स्ट्रक्चर इंश्योरेंस, कंटेंट इंश्योरेंस और एक थेफ्ट का एड ऑन कवर। अगर इन तीनों चीज़ों को मिला के साल का 2,500 से 3,000 का खर्चा है, जिसमें मेरा घर और मेरे घर का सारा सामान आग, तूफान, भूकंप, चोरी, इन सब के अगेंस्ट कवर हो जाता है और मुझे चैन की नींद देता है, तो डेफिनेटली होम इंश्योरेंस लेना वर्थ है। मतलब साल के 2,500-3 हज़ार रुपये, इट्स लाइक एक मूवी और डिनर के खर्चे जितना। बट जो भी होम इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट फिगर आउट करनी चाहिए और उसके बेसिस पे आपको सभी प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी चाहिए, उनको कंपेयर करना चाहिए। मैंने policybazaar.com का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उस पर क्लिक करके होम इंश्योरेंस के बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हो। होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को और डेप्थ में कवर करता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I am Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.